हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 12 अगस्त 2020। आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ाव भी देखेंगे। यह वीडियो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए एनालिटिकल क्वेश्चन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन और वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ इसमें डिस्कस की जाती है। और यह पूरा वीडियो हिंदी में होता है। हिंदी में ही आपको पूरी स्लाइड मिलती है और हिंदी में ही डिस्कस किया जाता है, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी में ही मटेरियल मिले और वह उसके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें, ताकि परीक्षा के समय उनका रिवीजन संभव हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की लगातार आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो की टॉपिकों को देख लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अंतःस्थलीय संचार केबल से संबंधित है, जिसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने की। सुरक्षा पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे और पर्यावरण मंत्रालय से इसका किस प्रकार जुड़ाव है उसको देखेंगे। जैव ईंधन के बारे में हम पूरी कहानी को देखेंगे, साथ साथ भारत सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहलें शुरू की, इसे भी देखेंगे। इनके वर्गीकरण को देखेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन में कैसे डिवाइडेशन होता है और विभिन्न परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएफसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अतनु चक्रवर्ती कार्यबल 2020 किस लिए गठित किया गया, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की पहली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अंतःस्थलीय संचार केबल, यह खबरों में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली अंतः समुद्रीय ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई। हालांकि इस परियोजना की आधारशिला जो है वो पोर्ट ब्लेयर में ही 2018 में रख दी गई थी। इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि लगभग 2300 किलोमीटर की अंतः सागरीय ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें बिछाई जाने की घोषणा की गई है। ये आप देख सकते हो, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, और फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। अब इसके फंड की बात कर लेते हैं कि इसको फंडिंग कौन करेगा। जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, जिसको हम शॉर्ट में USOF के नाम से जानते हैं, ये इसको फंडिंग करेगी। इसको अपन मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन है, क्योंकि इससे अलग ही क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बन सकता है। तो आइए कुछ और जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। अब आप इसको देख सकते हो, ये है मेनलैंड इंडिया और ये है चेन्नई। चेन्नई से हम, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ हम रंगत आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, पोर्ट विलियर आइलैंड, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोर्टा और ग्रेट निकोबार, इन सबको ही इस केबल परियोजना से जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एक पोर्टल से, जो कि है सुरक्षा पोर्टल। यह खबरों में इसलिए आया क्योंकि मानव हाथी टकराव के लिए यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इसमें मानव और हाथियों के मध्य होने वाले संघर्ष, चाहे वह उनके आवासों को लेकर हो, उनकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठी होगी और इसी से हम डेटा को एक्सेस करके और डेटा को विजुलाइज करके मानव हाथी संघर्ष को रोक सकते हैं। इसे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया। यह किस उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया? 12 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल एनुअल इवेंट वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है जैव ईंधन और सरकारी पहलें। यह खबरों में क्यों आया? हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस, जो कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, आप ये याद रखिएगा, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके उपलक्ष्य में यह न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके उद्देश्य क्या हैं? परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब जैव ईंधन क्या होते हैं? कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, चाहे वह जीवित हो अथवा मृत हो, को कम समय में ईंधन में निर्मित कर देता है। इसे ही हम जैव ईंधन कहते हैं।
जैव ईंधन प्रकृति में ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं और गैसीय भी हो सकते हैं। जैसे ठोस के रूप में देखें तो ये लकड़ी है, पौधों से प्राप्त सूखी हुई सामग्री है तथा खाद है, ये ठोस ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। तरल के रूप में बायो एथेनॉल और बायोडीजल। अगर गैसीय अवस्था में देखें तो ये हो जाता है बायोगैस। आइए इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन को एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में चीनी हो गया, स्टार्च हो गया और वनस्पति तेल जैसी चीज़ें होती हैं। और वास्तव में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सभी खाद्य फसलों के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं, जिससे कि खाद्य संकट पैदा होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। फिर इसके बाद सुधार हुए और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन सामने निकल कर आते हैं। संवहनीय फीड स्टॉक से उत्पादित होते हैं ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी तक तो क्या था, खाद्य फसलों से डायरेक्ट ईंधन की प्राप्ति होती थी, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, जो फसलों के अवशेष हैं, तो आप याद रखिएगा कि फसलों के अवशेष से इसको बनाया जाता है। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन को अक्सर हम उन्नत जैव ईंधन भी बोलते हैं, क्योंकि यह अवशेषों से बनाया जाता है। इससे खाद्य संकट होने का कोई खतरा ही नहीं रहता, क्योंकि फसल को हम खा लेते हैं, उसके बाद जो उसका अवशिष्ट बचता है उससे हम ईंधन बना लेते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाता है। ठीक है, थर्ड पीढ़ी के जैव ईंधन को देख लेते हैं। इसमें शैवाल से प्राप्त ईंधन प्राप्त होते हैं। अब इसमें एल्गी हो सकती है और माइक्रो एल्गी, दोनों ही हो सकते हैं। आइए फोर्थ जनरेशन के ईंधन को जान लेते हैं। आप ये याद रखिएगा, थर्ड में एल्गी और माइक्रो एल्गी होते हैं। अब फोर्थ में ये है कि जिन फसलों को अधिक मात्रा में कार्बन सोखने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार किया जाता है, उन्हें बायोमास के रूप में उगाया जाता है और काटा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात इन फसलों को दूसरी पीढ़ी की तकनीकों का उपयोग करके ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब वो फसलें कौन कौन सी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक दो एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आइए कुछ और जानकारी इसके बारे में लेते हैं। भारत सरकार ने भी इससे संबंधित बहुत सारी पहलें की हुई हैं। वर्ष 2014 के बाद में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके मूल्यों को कम करने के लिए कई सरकारी पहलें शुरू की गई, ताकि मूल्य कम हो तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे और एक स्वच्छ ईंधन देश में बढ़ सके, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। अब सबसे पहले एथेनॉल के लिए नियंत्रित मूल्य प्रणाली लाई गई, मतलब मूल्य उसमें स्थिर किए गए। तेल विपणन कंपनियों के लिए प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। 1951 का जो उद्योग अधिनियम है उसमें भी संशोधन किया गया। एथेनॉल की खरीद के लिए लिग्नो सेल्यूलोसिस तरीके को अपनाया गया। ये क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका आंसर आपको कल दूंगा। सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को मंजूरी दी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको याद रखिएगा। और इस नीति का लक्ष्य यह रखा गया कि 2030 तक 20% एथेनॉल और 5% जैव डीजल को मिश्रित करना है। सरकार ने सिरे पर आधारित सी तत्व की प्रचुरता वाले एथेनॉल का मूल्य में वृद्धि की है, ताकि एथेनॉल मिश्रण के कार्यक्रम को बढ़ाया जा सके। जो ईंधन चल रहे हैं उनके मूल्य में वृद्धि की और जो ये जैव ईंधन है इनके मूल्य में घटोतरी की गई, ताकि इसको बढ़ावा मिल सके। अब भारत में जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा 2015 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2015 से। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। भारत में 2020 जैव ईंधन दिवस का जो विषय था, यानी कि जो थीम थी, वह यह था कि जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, जैसे कि आपने ये फर्स्ट स्लाइड में देखा था, बायोफ्यूल फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है IFC से, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। यह खबरों में क्यों रहा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा इंडिया पार्टनर फंड सेकंड में $10 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की गई। इसकी स्थापना कब हुई, हम इसको देखते हैं। वर्ष 1956 में विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्रक शाखा के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। इसका उद्देश्य
गरीबी को कम करने तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु केवल, याद रखिएगा, केवल लाभकारी और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यह एक निगम है जिसके शेयरधारक सदस्य देशों की सरकारें होती हैं और इन्हें उसमें मतदान का अधिकार भी मिलता है। आइए अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर अलग से क्वेश्चन दे दिया तो आप इसको सही कर पाएँ। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक, IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और थर्ड जो अपन ने अभी डिस्कस किया मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मीगा बोलते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो आप इसको याद रखिएगा, ये 5 महत्वपूर्ण संस्थाएं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है राहत इंदौरी साहब से, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। ये जाने माने शायर थे और गीतकार भी थे। इन्होंने भारत में शायरी और गीतकारी के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह उर्दू के जाने माने शायर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है अतनु चक्रवर्ती टास्क फोर्स 2020 से। यह खबरों में क्यों है? हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और ये किसके अनुशंसाओं पर हुई थी? अतनु चक्रवर्ती टास्क फोर्स 2020 के द्वारा। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य यह है कि नव भारत में आधारभूत परियोजनाओं से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने हेतु सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में इसका विकास किया जाए। यह डैशबोर्ड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पर कार्य करता है। ठीक है, इस परियोजना में केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी को आप देख सकते हो कि स्टेट्स की 40% है, 39% सेंट्रल की और 21% निजी क्षेत्र की इसमें हिस्सेदारी रहेगी। अब सेक्टर वाइज ब्रेकअप को अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर में इसमें काफ़ी काम किया जाएगा, जिसमें 24% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रोड्स के क्षेत्र में 18%, अर्बन क्षेत्र में 17% और रेलवे में 12% का योगदान दिया जाएगा। और प्रोजेक्ट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड टिल 5 ईयर प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर 25 में इसको पूरा करना है। तो आप इसको याद रखिएगा, 2025 तक इसको पूरा करना है। इसमें भागीदारी को आप याद रखिएगा। और ये ऑनलाइन डैशबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए है, इसको आप याद रखिएगा। आइए NIP के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019 और 20 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा अगले 5 साल में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ देने की घोषणा की गई थी। जबकि अगर अतनु चक्रवर्ती के अनुशंसाओं के हिसाब से देखें तो इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा मांग की हुई थी। NIP देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने तथा सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करता है। वो भी घरेलू निवेश भी आकर्षित करेगा और विदेशी निवेश भी आकर्षित करेगा। साथ ही यह वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी हासिल करने में अहम योगदान देगा। ये अपन पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इस विजन 2025 में किन किन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, ताकि 24/7 पावर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। डिजिटल सर्विसेज एक्सेस फॉर हाई क्वालिटी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, क्वालिटी एजुकेशन को देना, साथ ही कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना, मतलब परिवहन के क्षेत्र में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो। आप ये याद रखिएगा। हालांकि ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो गई है, तो आप मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हाउसिंग एंड वाटर फॉर ऑल, डबलिंग फॉरवर्ड इनकम, 2 गुना जो इनकम का लक्ष्य है सरकार का 2022 तक, उसको गुड हेल्थ और वेलबींग। लगभग जो बेसिक सेक्टर हैं उन सभी में इसके माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास किया जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको करंट अफेयर्स की यह सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर एनवायरनमेंट के लेक्चर आप देखना चाहते हो, जो कि IUCN रेड लिस्ट किए गए सभी जानवरों के बारे में संबंधित है और संस्थाओं के बारे में, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर
चेक कर सकते हैं। साथ ही रीजनिंग के भी कुछ लेक्चर जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। धन्यवाद।